दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है चाचा भतीजा और कंकालों का जोड़ा पार्ट 2। यहाँ तक स्टोरी हम इसे पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ी तो पहले उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, चाचा भतीजा का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। फिर आरंभ हुई वह तीसरी मनुष्य रात, जब एक भला और नेक आदमी कंकालों की उस जोड़ी के हाथों मौत का शिकार बना। सुभाष, आधी रात के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगा। उस समय तुम मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। आप जाएंगे? मगर क्यों? तुम्हारे हर लेकिन का जवाब दूंगा, मगर लौटने के बाद। खोसला साहब की इस बात ने मुझे गहरी उलझन में डाल दिया था, क्योंकि मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था कि खोसला साहब के मन में क्या है, वे क्या करना चाह रहे हैं। और ठीक 12 बजे सहसा ही खोसला साहब अपने बिस्तर से खड़े हो गए। वे चल दिए, लेकिन कहाँ? और बिना मुझसे कुछ बोले दरवाजे से बाहर निकल गए। उस समय मेरी विचित्र दशा थी। मैं नहीं जानता था कि खोसला साहब आखिर है किस चक्कर में, और इस समय वह कहाँ जा रहे हैं। मगर तभी भागो, वही कंकालों का जोड़ा। नहीं, वह कंकाल नहीं, पुराने समय के सैनिकों वाला लिबास पहने एक आदमी तथा एक औरत है, जो रानी की पोशाक पहने हुए हैं। बाहर कुछ शोर उभरा, और जैसे ही मैं आंगन में पहुंचा, मैंने खोसला साहब को एक गलियारे में से आंगन में आते देखा, जहाँ रानियों के समान सजी धजी एक स्त्री का हाथ थामे वही सैनिक खड़ा था जो कल रात नजर आया था। खोसला साहब, ठहरो ठहरो कम सिंह, आज मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम्हें आज यह बताना ही होगा कि तुम दोनों ने महल में कहाँ पनाह ली है। मैं विवश हूँ, लेकिन शीघ्र ही मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर बताऊंगा कि हमने कहाँ पनाह ली है। नहीं, आज ही बताना होगा तुम्हें, और तुम दोनों के भी इसी में भलाई है, वरना वह शैतान तुम्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेगा। नहीं मनुष्य, वहीं रुक जाओ, हमारे निकट मत आओ। लेकिन खोसला साहब ने माने। फिर से ऐसा ही उन फिर से ऐसा ही उस सैनिक फिर से ऐसा स्त्री का रानी का हाथ थामे वह सैनिक हवा में ऊपर उठने लगा। खोसला साहब बड़ी फुर्ती से उन दोनों की ओर झपके, लेकिन अचानक ही उनका जिस्म हवा में ऐसे उछला मानो किसी अदृश्य हाथी ने उन्हें अपनी सूंड में लपेटकर उछाला हो। खोसला साहब, ओह! सुनो सुभाष बेटे, तो तुम सबको लेकर वापस लौट जाओ, वो वहां से मदद लेकर आओ। एक नाम याद रखना, च च च च और बस। खोसला साहब के मुख से निकले उनके वे आखिरी शब्द थे। उसके बाद उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। वह पुराने जमाने का सैनिक तथा रानी हवा में उड़ते हुए गायब हो चुके थे। मिस्टर सुभाष, यह सब क्या चक्कर है? ऐसा लगता तुम कुछ जानते हो इस बारे में। मैं नहीं, खोसला साहब जानते थे, लेकिन जो कुछ भी वह जानते थे उसे अपने सीने में छिपाए हुए ही चल बचे। तभी एक सिपाही चीखा, सुरंग सुरंग वाले कमरे में तैनात दोनों सिपाही गायब हैं, और उनकी राइफलें सुरंग वाले कमरे में पड़ी है, लेकिन उस कमरे का ताला जो का त्यों बंद है। चलो दिखाओ। लेकिन बात सच थी, उस कमरे पर तैनात सिपाही वाकई गायब हो चुके थे। उनकी राइफलें कमरे के अंदर थी, और कमरे के दरवाजे का ताला जो का त्यों लगा हुआ था। उस कमरे का ताला खुलवाया गया, मगर सुरंग के मुख पर रखी पत्थर की भारी शिला ज्यों की त्यों थी। और फिर सारी रात किले में हंगामा रहा। लेकिन खोसला साहब के अंतिम शब्द मुझे याद थे। अतः सुबह होते ही मैं अपनी पूरी टोली सहित हेलीकॉप्टर में सवार वहां से रवाना हो गया। यहाँ आकर मैंने यह पूरी कहानी चौहान साहब को बताई, और चौहान साहब मुझे यहाँ ले आए। खोसला ने चूंकि अंत में एक नाम याद रखने को कहा था, चाचा, और यह मुझे याद था कि खोसला मेरे साथ कई बार आपसे मिलने आ चुका था, और वह आपकी विशेषताओं से परिचित था। इसलिए इस मामले में उसने निश्चय ही आपको याद किया होगा। मुझे भी याद आ रहा है कि खोसला नाम का एक व्यक्ति तुम्हारे साथ कई बार यहाँ आ चुका है। फिर अगले 2 घंटे बाद केंद्रीय पुरातत्व विभाग का ये एक हेलीकॉप्टर सुल्तानगढ़ के प्राचीन जन्नत महल नामक किले की ओर जा रहा था। चाचा जी, यह बात मेरी समझ में अब तक नहीं आई कि खोसला साहब का उन कंकालों से क्या संबंध था, और यह संबंध उन कंकालों से उन्होंने कब स्थापित किया। जी हाँ, उस रानी तथा सैनिक से उनका जो अंतिम वार्तालाप हुआ था, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से
उस अज्ञात तीसरी शख्सियत का जिक्र करते हुए कहा था, तुम्हें आज बताना ही होगा कि तुम दोनों ने महल में कहाँ पनाह ली है। नोट: देखे पेज नंबर 20 का चौथा डायलॉग, जिसमें खोसला रानी तथा सैनिक से बात कर रहा है। हाँ, मेरा संकेत उसी ओर था। हमें उस तीसरी शख्सियत का पता लगाना होगा। मेरा अनुमान है कि उन दोनों कंकालों का उनसे बहुत गहरा संबंध है। इसी प्रकार की बातों में राजधानी से सुल्तानगढ़ का रास्ता चंद घंटों में ही तय हो गया। वह सांझ के समय उस किले में पहुंचे, जहां एसपी साहब ने उनका स्वागत किया। चूंकि चाचा भतीजा के आगमन की खबर राजधानी पुलिस के कमिश्नर की ओर से ट्रांसमीटर पर प्राप्त हो गई थी, इसलिए वह पहले से उनके स्वागत को मौजूद थे। मैं इस जिले का सुपरिटेंडेंट आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ऐसा भला कौन व्यक्ति था जो चाचा भतीजा तथा उनके अभूतपूर्व रोमांचक कारनामों से परिचित न हो। आपके आगमन से हम सबको राहत मिली है चाचा जी। अब हमें पूर्ण विश्वास है कि कंकालों वाली यह गुत्थी जल्दी सुलझ जाएगी। यह आप लोगों का प्रेम है जो आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, वरना हम चाचा भतीजा भी आप ही के साथ समान साधारण इंसान ही तो है। लेकिन उसी क्षण सुभाष चीख उठा, चाचा जी संभलिए, वही चीलें आ रही हैं। ओह! चाचा जी ने भी उन चीलों को देखा। ओह, तो यह बात है। और चाचा जी की अनुभवी आंखों ने उन चीलों में एक ऐसी बात देखी जो वहां उपस्थित किसी भी अन्य व्यक्ति को नजर नहीं आ सकती थी। फिर अगले ही क्षण चाचा जी ने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाते हुए होठों ही होठों में बुदबुदाए, पवित्र नगीने, यह चीलें यदि निर्दोष हैं तो इन्हें कोई कष्ट पहुंचाए बिना अपनी शरण में ले ले। चाचा जी के हाथ की उंगली में नगीना जड़ी हुई अंगूठी थी, जो उन्होंने सुभाष के मुख से कहानी सुनने के बाद घर से चलते समय पहन ली थी। उसी क्षण चाचा जी की उंगली में पड़ी अंगूठी के चमकीले नग में से दो ऐसी अदृश्य किरणें निकली जिन्हें स्वयं चाचा जी भी देख पाने में असमर्थ थे। और वह अदृश्य किरणें जैसे उनके बिल्कुल निकट पहुंच चुकी चीलों के मस्तक से टकराई। दोनों चीलें आश्चर्यजनक ढंग से हवा में ही शिथिल हो गई। अरे यह क्या! चीलें हवा में शिथिल हो गई। आश्चर्य, अद्भुत! चाचा जी का अनोखा चमत्कार। फिर कुछ ही क्षण बाद बिल्कुल सहज ढंग से हवा में तैरती हुई चाचा जी के कंधों पर आकर बैठ गई। और उन असाधारण आकार की चीलों को पालतू कबूतरों के समान चाचा जी के कंधों पर बैठते देख लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यह कैसे हो गया चाचा जी? इतनी खतरनाक चीजें एकाएक पालतू कैसे बन गई? यह रहस्य की बातें बताई नहीं जाती मिस्टर सुभाष। फिर महल के एक कक्ष में चाचा और भतीजा, क्या मुझे भी इन चीलों का रहस्य नहीं बताएंगे चाचा जी? अपना रहस्य यह चीलें स्वयं ही बताएंगे, सुन लेना। तभी वह चीलें चाचा जी के कंधों से उछलकर उनके सामने जमीन पर आ बैठी। तुम में से हुक्म सिंह कौन है? और फिर चाचा जी ने उनसे ऐसी बात की जैसे वह किसी आदमी से ही बात कर रहे हों। चाचा जी के सवाल के जवाब में दोनों में से एक चील ने कहा, हुक्म सिंह मेरा नाम है। मैं बादशाह अजमेर खान की सेवा का उप सेनापति था और यह रानी सुनंदा है। ठीक है, अब तुम दोनों अपने असली रूप में आ जाओ, फिर बातें होंगी खुलकर। फिर पलक झपकते ही वह कंकाल सैनिक हुक्म सिंह और रानी सुनंदा बन गए। अरे वाह! हाँ बताओ, यह षड्यंत्र किसने और क्यों फैलाया है? तुम्हारे माध्यम से वह क्या हासिल करना चाहता है? लेकिन जैसे ही चाचा जी ने अपना वाक्य पूरा किया, हुक्म सिंह और रानी ने चौंक कर रोशनदान की ओर देखा, जहाँ एक गिद्ध बैठा था। ओह! उसे पता चल गया, यह तो महापिशाच है। और तब एकाकी रोशनदान पर बैठा गिद्ध उछला और पलक झपकते चाचा भतीजा के सामने पहुंच गया। मूर्ख, तू अपने उद्देश्य में सफल होने से पूर्व ही समाप्त हो जाएगा। गिद्ध की चोंच से क्रोधित मनुष्य की आवाज निकली। फिर दूसरे क्षण गिद्ध ने अपनी चोंच खोल दी, जिसमें से एक आंख ढेर सारा धुआं निकला जो चाचा भतीजा के चेहरों से टकराया। ओह! उफ! और जब चाचा भतीजा को होश आया तो रानी तथा सैनिक हुक्म सिंह गायब हो चुके थे। ओह! वह दोनों तो चले गए चाचा जी। चले नहीं गए, बल्कि गिद्ध बनकर आया महापिशाच उन्हें जबरन यहाँ से ले गया। यदि इस समय इस पवित्र अंगूठी ने हमारी रक्षा न की होती तो गिद्ध की चोंच से निकले उस धुएं से हम अपनी याददाश्त भी खो सकते थे। फिर अब कैसे पहुंचेंगे हम उस तक
जिसने यह सारा षड्यंत्र फैलाया। अब हमें रात होने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। रात होने पर मैं उस शैतान तक पहुंचने का कोई न कोई रास्ता अवश्य तलाश कर लूंगा। क्या वह चीलें अब कभी वापस नहीं आएंगी? यह बात तो तुम समझ गए होगे भतीजे कि वह चीलें वास्तव में हुक्म सिंह तथा रानी सुनंदा की प्रेत आत्माएं हैं, जिन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपने वश में कर लिया है। रही बात उद्देश्य की, तो सिर्फ एक रात की बात है। ईश्वर ने चाहा तो सुबह तक यह सारा मामला निपट जाएगा। लेकिन आपकी बातों से यह तो कम से कम मैं जान ही गया हूँ कि आप इस अज्ञात शत्रु के बारे में ऐसा कुछ अनुमान लगा चुके हैं जिसके आधार पर आपने उसका मुकाबला करने के लिए कोई ठोस योजना बना ली है। तुम्हारा यह कहना तो सही है भतीजे कि मैं शत्रु के बारे में कुछ अनुमान लगा चुका हूँ, लेकिन मैं कोई ठोस योजना नहीं बना सका हूँ। इसका मतलब आप शत्रु की ओर से होने वाली पहली कार्रवाई की प्रतीक्षा करेंगे और उसे देख समझकर ही तत्काल अपना एक्शन निर्धारित करेंगे। और फिर चाचा भतीजा उस कक्ष से बाहर आई। चाचा जी, जब से हमने एक गिद्ध को रोशनदान के रास्ते इस कक्ष में आते देखा है, तब से हम सब परेशान थे और आपकी कुशलता की ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। कृपया हमें बताइए, अंदर क्या हुआ था? वह गिद्ध उन दोनों चीलों को लेने आया था और ऐसा करने से हम उसे रोक नहीं सके। ओह, लेकिन इस घटना का मतलब क्या हुआ? आप किसी ठोस निर्णय पर पहुंच सके या नहीं? इस बारे में सिर्फ एक बात कहूँगा, वह यह है कि यह रात बीत बीत जाने दीजिए, फिर सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन इतना अवश्य जान ले कि इस मामले में किसी संगठित गिरोह का हाथ नहीं है। हमारा शत्रु सिर्फ एक इकलौता व्यक्ति है, परंतु उसके साथ कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसका मुकाबला हम सब तथा पूरी पुलिस फोर्स मिलकर भी नहीं कर सकती। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, हम दोनों चाचा भतीजा के किसी मामले में आप किसी भी प्रकार की कोई दखल अंदाजी न करें। आप लोग सिर्फ मूक दर्शक बनकर वह सब देखते रहे जो यहाँ घटित होगा। और एसपी साहब, आपसे मेरी विशेष प्रार्थना है कि आप अपनी पूरी पुलिस फोर्स हटा लीजिए। अपने आदमियों से कहे वे अपने तंबू डेरे की परिधि से बिल्कुल भी बाहर न निकले, क्योंकि इससे दो नुकसान होंगे। पहला यह कि हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। दूसरा यह कि दखल अंदाजी करने वाला व्यक्ति अपने साथ ही साथ दूसरे सभी लोगों की जान भी संकट में डाल देगा। आप यह चाहते हैं कि किले में कहीं भी कोई सिपाही तैनात न किया जाए? ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। जी हाँ, अगर आप ऐसा करने का वचन देते हैं तो यह वचन मैं दे सकता हूँ कि इस किले की तथा किले में रुके हुए प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम दोनों चाचा भतीजा पर रहेगी। लेकिन इस समय क्या आप हमें यह बताना भी उचित नहीं समझेंगे कि यह मामला पूर्णतः कोई प्रेत कांड है अथवा कोई हमारे जैसा जीवित मनुष्य भी इस मामले में लिप्त है? वह एक तांत्रिक टाइप का व्यक्ति है। उसे जब वह अवसर मिल गया तो उसने पुरातत्व विभाग की टोली द्वारा बरामद किए गए दोनों कंकालों को अपने वश में कर लिया है। वह दोनों कंकाल संभवतः दो ऐसी प्रेत आत्माओं हैं जिन्हें तत्कालीन बादशाह ने षड्यंत्र रचकर हत्या करने के पश्चात दफना दिया था। परंतु वह ज्ञात दूर तांत्रिक जिसने उन प्रेत आत्माओं को अपने वश में किया है, उसका उद्देश्य क्या है यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन आशा है आज रात यह सारा मामला निपट जाएगा। रात के समय प्रेतात्माओं को शक्ति प्राप्त हो जाती है। उस समय मैं जैसे भी संभव होगा उन प्रेतात्माओं से संपर्क स्थापित करके अज्ञात शत्रु को प्रकट होने के लिए विवश कर दूंगा। लेकिन उस अज्ञात शत्रु से निपटने के लिए मुझे अभी से अपनी तैयारियों में व्यस्त होना है। इसलिए मैं एकांत चाहूंगा, एसपी साहब, आप भी अभी से ही अपने सभी सिपाहियों को अपने तंबुओं में वापस बुला लीजिए। फिर चाचा जी ने महल के सिक्योरिटी चीफ से कहा, कृपया मुझे महल में लगे सभी तालों की चाबियां दे दीजिए। आपकी यह अमानत सुबह होते ही आपको वापस मिल जाएगी। यह लीजिए, सारी चाबियां इस बैग में है। सुभाष, तुम कुछ देर हमारे साथ रहोगे। अपने वह सारे कागजात ले आओ जो तुम्हें अपने विभाग की ओर से मिले थे। जी, अभी लाया। और फिर उस बंद कमरे में, यह नक्शा इस पूरे किले का है और इस किले के कुछ महत्वपूर्ण भागों के नक्शे अलग से बनाए गए हैं जो यह है। आप इन सबको देख लीजिए, जो बात समझ में न आए वह पूछ लीजिएगा। और अगले 2 घंटों तक चाचा भतीजा सुभाष की मदद से किले तथा जन्नत महल के नक्शे इत्यादि समझते रहे
उन्होंने इस बारे में भी सुभाष से कि विस्तार पूर्वक पूछताछ की कि केंद्रीय पुरातत्व विभाग उनसे महल अथवा किले के किन महत्वपूर्ण भागों की खुदाई करवाना चाहता था। ठीक है, अब हम महल तथा किले के चप्पे चप्पे से परिचित हो गए हैं। जरा ये भी ध्यान से देखिए कि अब सांझ ढल चुकी है और रात आरंभ होने वाली है। मुझे ध्यान है भतीजे। सुभाष, तुम एसपी तथा महल के सिक्योरिटी चीफ को साथ लेकर सुरंग वाले उस कक्ष का ताला खुलवाओ जिसमें गायब होने वाले दोनों सिपाहियों की राइफलें बरामद हुई थी। जो आगे चाचा जी। सुभाष के जाते भतीजे ने चिराग निकालकर घिसा। उसमें से जादू चिराग का जिन प्रकट होने लगा। अरे चुप, अट्ठास मत लगाओ। आहा उफ। लेकिन जैसे अपने स्वभाव के अनुसार अट्ठास लगाने के लिए जिन ने मुंह खोला, भतीजे ने उसे डांट दिया। देखो जिन भाई, यहाँ हम ऐसी दो प्रेत आत्माओं की मुक्ति के लिए आए हैं जिन्हें किसी दुष्ट तांत्रिक ने अपने वश में किया हुआ है। मैं उस दुष्ट तांत्रिक के लिए एक ऐसा जाल फैलाना चाहता हूँ जिसमें वह अपनी तमाम शैतानी शक्तियों सहित इस कदर फंसकर उलझ जाए कि अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग न कर सके। लेकिन इस मामले में यदि हम जरा सा भी चूक गए तो वह झुंझला कर यहाँ मौजूद अनेक निर्दोष लोगों की जानें लेकर हमें व्यवस्था की जंजीर में जकड़ सकता है। जो आ गया, मैं हर क्षण उसके किसी भी हमले को नाकाम बनाने के लिए तैयार रहूंगा। ठीक है, अब अदृश्य हो जाओ। और पलक झपकते चिराग का जिन अदृश्य हो गया तथा चाचा भतीजा उस कमरे से निकलकर वहां से चल पड़े। सुरंग वाले कमरे का ताला खुल चुका था। वहां एसपी तथा महल के सिक्योरिटी चीफ सहित सुभाष वहां मौजूद था। सुरंग का मुख्य से शिला के नीचे है। हम इसमें प्रवेश करेंगे, लेकिन यह सुरंग सदियों से बंद पड़ी है। अंदर जहरीली गैस है। वहां दर्जनों किस्म के खतरनाक कीड़े मकोड़े पैदा हो गए होंगे। उसकी आप चिंता न कीजिए। ठीक है, फिर मैं गार्ड्स बुलाता हूँ। वह इस शिला को हटा देंगे, बहुत भारी है यह। नहीं रहने दीजिए, मैं अकेला ही उठा लूंगा इसे। असंभव। इस शिला का वजन किसी भी हालत में 1 टन से कम नहीं होगा। 2-3 दर्जन गार्ड भी इसे मुश्किल से ही खिसका पाएंगे। देखते रहिए, मैं अकेला उठा लूंगा इसे। और फिर सब चाचा जी को हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर देखते ही रह गए। अरे नहीं, असंभव। विश्वास नहीं होता आंखों पर। लेकिन यह कोई नहीं देख सका कि चाचा जी ने तो मात्र दिखावे के लिए केवल हाथ ही लगाया हुआ है। शिला उठाने वाला तो असल में चिराग का जिन था। लेकिन जैसे वह शिला हटी, सुरंग के मुख में से तीखी गंध का भभका सा फूट पड़ा। यह जहरीली गैस थी। मेरा सिर चकराने लगा। ओ संभलिए यादव साहब। सुभाष, आओ, इन्हें यहाँ से ले चले। सुरंग में से सचमुच गैस का तीखा गंध युक्त भभका निकल रहा है। ठीक है, आप इन्हें संभाल कर ले जाइए। हम चाचा भतीजा सुरंग में जा रहे हैं। इन्हें बदबू नहीं आ रही। लेकिन कक्ष से बाहर आते आते यादव साहब संभलने लगे। उफ, जहरीली गैस थी वह। पता नहीं चाचा भतीजा कैसे जीवित रह पाएंगे उस सुरंग में। आप अपनी कहिए, तबीयत कैसी है? अब? मैं ठीक हूँ। अब मेरी फिक्र न कीजिए। खुले वातावरण में पहुंचकर ताजे हवा लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। आप चाचा भतीजा का ख्याल कीजिए। ख्याल तो मैं उनका पूरा है, लेकिन हम करें क्या? उसी कमरे में या कमरे के बाहर रहिए। शायद वह अंदर से आवाज देकर किसी प्रकार की कोई मदद मांगे। लेकिन एसपी साहब तथा सुभाष चीफ महोदय को महल के आंगन के खुले वातावरण में आराम से बिठाने के बाद ही वापस लौटे। उधर चाचा भतीजा ने सुरंग में प्रवेश करते ही जहरीली गैस की घुटन महसूस की। जादू चिराग के दृश्य जिनने उनके चेहरे पर गैस मास्क प्रकट कर दिए तथा उनके इर्द गिर्द एक अदृश्य और अभेद सुरक्षा वर्त भी बना दिया। और अभी उन्होंने पूरी सीढ़ी अभी तय नहीं की थी कि जहरीले सांप बिच्छू व अन्य कीड़े मकोड़ों ने उन पर दावा बोल दिया। फू फू हुस। लेकिन वह जिन के द्वारा प्रकट किए गए सुरक्षा घेरे से टकराकर पीछे हटने लगे। सुरंग में तीखा ढलान था। वह सुरंग निरंतर दाहिनी ओर घूमती हुई नीचे की ओर जा रही थी। लेकिन जैसे वह सुरंग के मुख की ओर से आती रोशनी और धीमी पड़नी आरंभ हुई, उनके मस्तक पर एक छोटी मगर तेज रोशनी वाली फोक्स लाइट प्रकट हो गई।
अगले 1 किलोमीटर तक के रास्ते में लगभग दर्जन भर चमगादड़ों ने उन पर हमला किया, लेकिन जिन ने उन्हें जलाकर पिशाच योनि से मुक्त कर दिया। चाचा जी, वह देखिए, 2 जीवित इंसान। यह वही लापता सिपाही है जो परसों रात गायब हुए थे। और जैसे वह उस पिंजरे के निकट पहुंचे, उन गिद्धों व चमगादड़ों ने उन पर धावा बोल दिया। फिर सहसा चाचा भतीजा चौंक उठे, लेकिन उसी क्षण अदृश्य जिन ने मुंह से आग उगलकर उन्हें भस्म कर दिया। ओ दुष्ट तांत्रिक अपनी शेष दुष्ट आत्मा को किले में ठहरे हुए दूसरे लोगों पर आक्रमण करने का हुक्म दे रहा है। तभी जिन चौंका। मालिक, यह पवित्र त्रिशूल अपने पास रखिए ताकि कोई दुष्ट आत्मा आपको नुकसान न पहुंचा सके। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि किले में दूसरे लोगों के प्राण संकट में है। और जैसे जिन गायब हुआ, ओ हुकम सिंह तथा रानी सुनंदा, तुम? वह दुष्ट तांत्रिक अब किसी भी क्षण यहाँ पहुंच सकता है, लेकिन हमें विश्वास हो गया कि तुम उस दुष्ट तांत्रिक को बड़ी आसानी से पराजित कर दोगे, इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि हमारी मुक्ति तुम्हारे हाथों संभव है। वह दुष्ट तांत्रिक तो अपनी अन्य गुलाम प्रेत आत्माओं की भांति हमें भी हमेशा के लिए अपना गुलाम ही बनाए रखेगा। तो क्या तुम अब उस दुष्ट तांत्रिक योजनाएं, उसका मकसद इत्यादि बताने का तैयार हो? अवश्य, लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा। दोनों प्रेत आत्माएं चाचा भतीजा को अपनी चौंका देने वाली सनसनीखेज कहानी सुनाने लगी। उधर किले के मैदान में जहां पुलिस फोर्स व प्रेस रिपोर्टर्स ठहरे हुए थे, सर वह देखिए, ओ सहसा ही आकाश में दर्जनों चीले, गिद्ध, उल्लू व चमगादड़ प्रकट हुए और निकट आते उन सब ने मनुष्य रूप धारण कर लिया। हा 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 हा। अरे, वह सभी पक्षी तो मनुष्य बन गए। यह मनुष्य नहीं, प्रेत आत्माएं हैं। मगर तब अचानक की अदृश्य जिन उन प्रेतात्माओं के मार्ग में प्रकट हुआ और अपने मुंह से आग की लपटें उगलने लगा। पलक झपकते सभी प्रेतात्माएं जल गई। इधर सुरंग में अचानक ही हुकम सिंह तथा रानी सुनंदा की प्रेतात्मा से बात करते चाचा भतीजा के सामने धुएं का गुब्बार सा प्रकट हुआ। साथ ही एक शैतानी ठास गूंज उठा, हा हा हा, वह आ गया। और अगले क्षण धुएं में से प्रकट हुआ एक भयानक मुखाकृति वाला तांत्रिक। मैंने देख लिया है, तुम अपने साथ एक जिन को लाए हो, जिसने मेरी सभी गुलाम दुष्ट आत्माओं को आग में जलाकर प्रेत योनि से मुक्त कर दिया है। लेकिन जब तक वह यहाँ तुम्हारी सहायता के लिए लौटेगा, मैं तुम्हें भस्म करके तुम्हारा जादू चिराग हासिल कर चुका हूँगा। और इस वाक्य की समाप्ति के साथ ही उसने चाचा भतीजा की ओर अपना त्रिशूल उठाया, जिसमें से आग की लपटें निकली। लेकिन वह लपटें चाचा जी के हाथ में मौजूद त्रिशूल से टकराकर गायब होने लगी। ओह पवित्र त्रिशूल मेरी शक्ति को सोख रहा है। तांत्रिक बुरी तरह आतंकित हो उठा। और यह सच था कि तांत्रिक की समूची शक्ति वह त्रिशूल खींच रहा था, लेकिन करामात असल में चिराग के जिन की थी, जो अदृश्य अवस्था में तांत्रिक के ऊपर हवा में प्रकट हो चुका था। ओह ओह, तांत्रिक का पूरा जिस्म ऐसे कांप रहा था मानो बिजली का नंगा तार उसके जिस्म से लिपट गया हो। और शीघ्र ही तांत्रिक भूमि पर गिर पड़ा, लेकिन भूमि पर गिरते ही उसके जिस्म में विचित्र सा परिवर्तन होने लगा। ओह, अब ये अपने असली रूप में आ रहा है। और कुछ ही क्षणों में तांत्रिक के स्थान पर नजर आया महल का सिक्योरिटी चीफ यादव। जिन भाई, अब इस दुष्ट को तथा इन निर्दोष सैनिकों को सुरंग से बाहर पुलिस के खेमे में पहुंचा दो। फिर सिक्योरिटी चीफ को होश में लाया गया। क्यों साहब, अपने कुकर्मों की दास्तान आप खुद सुनाएंगे या यह दोनों सुनाए? और फिर सिक्योरिटी चीफ ने बताया, 2 वर्ष पहले मैं इस किले में आया था और मुझे पता चला था यहाँ एक भारी खजाना दफन है। यहाँ आते ही सबसे पहले तो मैंने महल के सिक्योरिटी चीफ के जिस्म में अपनी आत्मा प्रविष्ट कराई। फिर चीलों के रूप में मौजूद हुकम सिंह व रानी सुनंदा की प्रेत आत्मा को वश में किया। और जब पूरा तत्व विभाग की टोली यहाँ आई, तो मैंने उस टोली के प्रमुख खुराना को एक दुष्ट आत्मा का खौफ दिखाकर उसे शैतानी खुदाई के लिए विवश किया, जहाँ इन दोनों के कंकाल थे। चूंकि इन्हें सजीव रूप देने के लिए इनके कंकाल निकलवाने आवश्यक थे, लेकिन मैं भला महल के किसी भी भाग की खुदाई कैसे करवा सकता था। इसलिए यह काम पुरातत्व विभाग की
ट्रॉली द्वारा करवाया। यह दोनों प्रेत आत्माएं सजीव रूप धारण करके ही मुझे बादशाह अजमेर खान द्वारा महल में दबाए गए खजाने तक पहुंचा सकती थी। खजाने की खुदाई के लिए मुझे आदमियों की जरूरत थी, परंतु इसी सिलसिले में पहले जो 2 मजदूर मैंने इन प्रेतात्माओं द्वारा गायब करवाने चाहे थे, उन्हें एक इंस्पेक्टर ने दखल के कारण भागना पड़ा था। दूसरी बार 2 सिपाही को मैं गायब करवाने में सफल हो गया, मगर साथ ही विवश होकर खोसला की जान भी लेनी पड़ी। उसके बाद यह मामला बिगड़ गया और तुम्हारे कदम यहाँ पड़े, और चाचा भतीजा के कदम जैसे यहाँ पड़े, तुम्हें अपनी शिकस्त नजर आने लगी। इसलिए तुमने इन्हें समाप्त करने की कोशिश भी की, मगर सफल नहीं हुए। सफलता मिली चाचा भतीजा को, और फिर शैतान तांत्रिक को सिक्योरिटी चीफ के रूप में गिरफ्तार किया गया तथा हुक्म सिंह व रानी के कंकालों के विधिवत दाह संस्कार करवाकर उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति दिला दी। समाप्त। अंकल जी, आज तोताराम जी ने मुझे खाने पर बुलाया है। तोताराम? वह कंजूस? आश्चर्य है। यह लोग तोताराम जी से जलते हैं। अरे भाई तोताराम जी, घर में हो क्या? मैं आ गया हूँ। मैं आपकी राह देख रहा था। किसी अच्छे होटल से खाना तो ले आइए। टुन्नू। तो दोस्तों फाइनली ये कॉमिक समाप्त होती है। कॉमिक्स तो कोई ज़्यादा खास नहीं थी, लेकिन मैं इसलिए पढ़ता हूँ, बहुत से लोग हैं जो चाचा भतीजा के बहुत ज़बरदस्त फैन हैं, तो उन्हें कैसी भी बकवास कॉमिक्स हो, अच्छी हो चाचा भतीजा की, वे उसके नाम से पढ़ लेते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।